नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 18/9/2016 का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग करेंगे पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जो सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 21 जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लोग लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का हम लोग को क्या करना है, इसका पहचान करना है। चलिए इसका उत्तर पे आते हैं, है ना। क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अध्ययन के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। बोला जा रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अध्ययन के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि विद्यार्थी के लिए सफल के प्रति प्रेरित करता है। यदि विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण नहीं दिया गया तो वो असफलता का कारण बन सकता है। यह कहना है कि विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता या अभिरुचि पर ध्यान नहीं देना तार्किक नहीं है। इसका देखिए, इसमें कूट दिया गया है ना। कूट देखिए, कूट के सहारे से हम लोग को देखना था। इसका 2 और 3 हो जाएंगे, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 और 3। 2 ऑप्शन और 3 देखते हैं इसमें असफल होने के कारण। पहला तो हो गया, उसके बाद तीसरा नंबर क्या हो जाएंगे कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो, है ना। उनके लिए क्या हो, सार्थक हो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम में वे होते हैं जो। बोला जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम में वे होते हैं जो। चलिए इसका देखते हैं उत्तर नंबर डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त करने के अवसर देते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बोल रहा है कि उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के क्या देते हैं, इसका अवसर देते हैं। कि इसमें विचार में विविधता का संचार होता है ना। इसमें भी क्या होता है, विचार में, क्योंकि विविधता का संचार पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई शिक्षिका। बोला जा रहा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही है। किस वर्ग के विद्यार्थियों को, तो इसका देखते हैं दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। जो विद्यार्थी है जो क्या है, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक छुओ और अनुभव करो माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है ना।
इसमें है जो विद्यार्थी क्या कर, शिक्षिका क्या कर रही है, जो उसमें विद्यार्थी को छुओ और उसको अनुभव करो, है ना, छुओ और अनुभव करो। इसमें विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है उनके लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका कोड दिया गया है, यानी 1, 2 और 3 के द्वारा, है ना। इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन के अनुसार देखते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएंगे। यानी विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे क्या करके महत्व देकर। दूसरा नंबर आते हैं कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा है जो शास्त्रीय संसाधन का उपयोग करके। तीसरा आते हैं नंबर 3, विभिन्न अधिगम शैलियों को संयोजित करके। इसमें क्या हो जाएंगे, विभिन्न अधिगम शैलियों को क्या करके इसमें संयोजित करके, क्योंकि एक सामान्य मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं हो, इसमें एक सामान्य मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। बोला जा रहा है दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इसके बारे में क्या सत्य पूछा जा रहा है ना। इसमें क्या सत्य हो जाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार NEP 2005, जिसमें क्या है कि अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। बोला जा रहा है कि अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय। 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय भी है और सामाजिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या, इसका देखते हैं। शिक्षक के लिए इसका क्या हो जाएंगे कि इसका हो जाएंगे विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अपने अधिगम को क्या करें, अनुवीक्षण करें। क्योंकि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थियों को सीखने कि किस प्रकार से वो क्या करें, प्रयास करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिनमें क्या होना चाहिए, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, है ना। खुद से, है ना, किसी से पूछना, फिर उसके बारे में तर्क करना, फिर उसके बाद क्या करना, उस पर निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। बोला जा रहा है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसको हम कैसे जानेंगे? इसका देखिए, इसका क्या हो जाएंगे उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता होता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में क्या होता है? उसको सहायता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाला तत्व देखिए, इसका क्या हो जाएंगे? कुट के अनुसार, यानी 1 2 3 4, इसमें क्या क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। 1 2 3 4 अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व देखिए, पहला हो जाएगा शिक्षार्थी का उत्प्रेरण। हाँ, शिक्षार्थी का क्या हो जाएंगे? उत्प्रेरण। उसके बाद सेकंड हो जाएंगे शिक्षार्थी की परिपक्वता। थर्ड में हो जाएंगे शिक्षण युक्तियाँ क्या क्या है, उसकी शिक्षण युक्तियाँ क्या क्या है। उसके बाद शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य, है ना। शिक्षार्थी का शारीरिक कैसा है, मतलब उसका संवेदनात्मक स्वास्थ्य, मतलब वो स्वस्थ है या नहीं है, इसमें भी उस पर ध्यान दिया जाता है। या इसमें हम बोल सकते हैं कि सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है ना। सीखना है जो किसी स्थिति के प्रति एक क्या है? सक्रिय एक्टिव क्या है? प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, सार्थक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि सार्थक अधिगम है, तो इसका हो जाएगा निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। निजी अनुभव, है ना। सार्थक अनुभव क्या होता है? एक निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, उसको बोलते हैं सार्थक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए, है ना, प्रभावशाली लर्निंग के लिए जो सीखने की जो ये होती है विद्यार्थियों में, निम्नलिखित में से कौन सा है जो शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में नहीं होता? मतलब शिक्षक के प्रारंभिक कार्य में वो नहीं आते हैं। तो इसका हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये नहीं हो जाएंगे, है ना। इसका तो नहीं, कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं का उत्तर नहीं, ठीक है। बाकी सबको देखिए ऑप्शन, इसका हो जाएगा बच्चों को यह सिखाना है कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सके। बच्चों को यह सिखाना है कि वे अधिगम लर्निंग को प्रयासों को कैसे देख और उसको में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, विद्यार्थियों के उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, है ना। विद्यार्थियों के उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। उसके बाद इसका और क्या हो जाएंगे सही? विद्यार्थियों में से उच्चतर स्तर के प्रयासों के उत्तर की अपेक्षा करना। विद्यार्थियों में उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की क्या करना? उसमें अपेक्षा करना, ठीक है। ये हो गया, ये सारे शिक्षक के प्रारंभिक कार्य थे। बाकी ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोला जा रहा है कि विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है ना, यानी निगेटिव हमको ढूंढना है, इसमें से निगेटिव क्या है।
चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विकास एक परि परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये गलत हो जाएंगे, है ना। इसका नहीं, इसको हम मापन नहीं कर सकते क्योंकि विकास एक गुणात्मक प्रतिक्रिया है, परिणात्मक नहीं। इसको बोल सकते हैं गुणात्मक। गुणात्मक विकास एक क्या है, गुणात्मक प्रतिक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हम नहीं कर सकते हैं। जबकि वृद्धि, वही वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि क्या है, एक परिणात्मक है ना। वृद्धि की बात करते हैं तो परिणात्मक प्रक्रिया जिसका हम मापन कर सकते हैं, है ना। वृद्धि में हम लोग मापन कर सकते हैं कि आज इतना केजी, कल इतना केजी, परसों इतना केजी, आज इतना फीट, 2 फीट, 4 फीट, है ना। किसी चीज़ का वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बोला जा रहा डैश डैश तथा डैश डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्या क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। मार्गों और किसमें, निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, वंशानुक्रम और पर्यावरण। इसका क्या भराएंगे इसमें, वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्यायिक क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य पूछा जा रहा है। इसमें सही कथन का चयन करना है। सही उत्तर इसका देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय है जो समाजीकरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसमें बोला जाता है कि विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक नहीं है परंतु एक महत्वपूर्ण कारक आवश्यक है। विद्यालय है जो समाजीकरण का पहला कारक नहीं है बट इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। पहला कारक किसको मानते हैं, पहला कारक परिवार को माना जाता है ना। पहला कारक है जो समाजीकरण का परिवार और आस पड़ोस के समाज से होता है। आस पड़ोस से के समाज से ही होता है। ठीक है, समाजीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। इसमें सही कथन का चयन करना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सही कथन क्या हो जाएंगे कि पियाजे में संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे के अनुसार है जो बोला जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे के अनुसार बालक, इसमें क्या होता है कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला था जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर, इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएंगे कि
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। सही कथन का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे, सॉरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है ना। चरणों में क्या होता है, आगे बढ़ने की अपेक्षा ये निरंतर चलता रहता है इसमें, क्योंकि पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। व्यक्ति के विकास में उनका बचपन क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, तो इसका क्या प्रत्यय से तात्पर्य है देख लेते हैं हम लोग। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, बोला जा रहा है कि कुछ भौतिक गुण धर्म है जो वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। उसमें क्या है कि कुछ भौतिक गुण वही विद्वान होते हैं, है ना, जिसमें अभी हम लोग पढ़े थे कि उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, चाहे उसका बाहरी आकृतियाँ क्या हो बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। बोला जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को क्या करना है, इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। चलिए इसका कूट देख लेते हैं। मैच इसका कूट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4 2 1 5। क्या क्या मैच करना है, पहला 4 ए के साथ, बी के साथ 2, सी के साथ 1 और डी के साथ 5। 4 2 1 5। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 2 1 और 5। 4 2 1 5 संगीतात्मक क्या क्या हो जाएंगे, संगीतात्मक एक तरफ क्या दिया गया, बुद्धि के प्रकार है, एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ बुद्धि के प्रकार है, एक तरफ अंत अवस्था है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, पहला संज्ञानात्मक, तो इसका क्या हो जाएंगे 4 वायलिन वादक, संगीतात्मक, तो क्या हो जाएंगे वायलिन वादक, नाम से ही पता चल रहा है संगीत है ना, तो वायलिन हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं भाषिक, है ना, भाषिक क्या हो जाएंगे कवि, क्या हो जाएंगे भाषिक का कवि। अंतर्व्यक्तित्व क्या क्या हो जाएंगे, चिकित्सक हो जाएंगे, इसका चिकित्सक। स्थानिक की बात करते हैं तो ये मूर्तिकार, स्थानिक क्या हो जाएंगे मूर्तिकार। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसका हो जाएंगे 4 2 1 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला जा रहा है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करता है, बदल देता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होते हैं, तो इसका हो जाएंगे भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास है जो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्योंकि वाइगोत्स्की सोवियत संघ रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। मानव की संस्कृति का जैव सांस्कृतिक तथा ये सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए एक विकासात्मक उपागम की आवश्यकता है, जो इसका शुरू से
परीक्षण करे तथा विभिन्न रूपों में आए परिवर्तन को ठीक से पहचान पाए। ठीक है, क्यों? इसलिए भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करेगा, इसमें बदल देगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए उनको आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं इसका सही कथन। इसका हो जाएंगे, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को क्या किया है कि मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग भी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग क्या थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिसका नैतिक विकास के चरण बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो अधिगम को आकलन को क्या करता है? उजागर करता है इसमें। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शिक्षक विद्यार्थियों को की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बोला जा रहा है कि शिक्षक है जो विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी क्या करता है? उसका आकलन करता है। क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन बच्चों का अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। मानक उत्तर से तुलना करना एक क्या है? नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा की चिंतन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएंगे? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को क्या करना? बाल केंद्रित शिक्षा था उसकी प्रमुखता को देना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भाषा विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? इसमें भाषा और विचार है ना, भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन इसमें करता है। चलिए इसका देखते हैं उत्तर। हो जाएंगे पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है ना। पियाजे के अनुसार पहले क्या आता है? पहले विचार आता है, बच्चे के मन में पहले विचार आता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि भाषा का विचार पर भी भारी पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर क्या करता है कि वो भारी पड़ता है। क्योंकि जीन पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है। जीन पियाजे का मानना है कि पहले क्या आता है? विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है। भाषागत रूप को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है ना, वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले क्या आता है? भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। पहले भाषा आता है वाइगोत्स्की के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार विचार आता है पहले। जीन पियाजे का जन्म की बात करें तो 1896 ईस्वी में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, 1896 में हुआ था। जबकि वाइगोत्स्की के जन्म की बात करें तो 1896 में है ना। इनका भी जन्म किया हुआ था 1896 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था बेलारूस में। दोनों का जन्म 1896 में हुआ था, बट जीन पियाजे के स्विट्जरलैंड और बेलारूस में वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है,
देखकर क्या करती है, दादी कहती है तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्न में से किसको प्रतिबंधित करता है ना। यह कथन है जो निम्न में से तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों ना हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्न में से किसको है जो प्रतिबंधित कर रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए इसका आंसर पे देखते हैं उत्तर। इसमें क्या हो जाएंगे, रूढ़िबद्धता धारण कर रहा है ना। इसमें क्या होता है कि लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा, यानी लड़कियां हैं जो क्या है कि लड़का क्या कर रहा है, उसका स्वभाव का धारण कर रहा है, इसलिए ये क्या है, रूढ़िबद्धता का प्रचलन है इसमें। क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है ना कि जो लड़का है जो लड़की है जो लड़कों की तरह नहीं कर सकती है कोई भी चीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। आकलन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि आकलन के बारे में है जो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग सही कथन का चयन करते हैं। इसका सही कथन क्या हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। इसका 1 और 3 सही हो जाएंगे। पहला क्या होता है कि आकलन से बोला जा रहा है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकते। शिक्षक तदनुसार उन्हें क्या करें, ठीक कर सकते। ठीक है, एक ये सही हो जाएंगे। उसके बाद और क्या हो जाएंगे 3। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, जो आकलन है जो लर्निंग है, जो केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए आकलन। क्लियर होंगे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में बोला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए बताते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है जो समावेशी शिक्षा है। एक तरह से क्या है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा पर क्या किया गया था, ध्यान दिया था, विशेष ध्यान दिया गया था। साथ ही आवश्यक पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया। जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर भी बल दिया था। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या की पूर्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेंगे। बोला जाए जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक है जो एक प्रभावी शिक्षक क्या करेंगे। तो इसका देखिए क्या हो जाएंगे, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या देगा, उसको ध्यान देगा। क्योंकि जिस कक्ष में सांस्कृतिक विविधता को हो वहाँ छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को किसी एक संस्कृति
को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, है ना। शिक्षा को किसी एक संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्न विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। निम्न विकास के सिद्धांत का उसके सही वर्णन से मिलान करना है। सिद्धांत दिया गया है एक तरफ विकास, है ना। चलिए इसको देखते हैं सिद्धांत में क्या क्या है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या क्या हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार, इसको मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखिए आप लोग, पहला 4 2 1 3 है ना, 4 2 1 3। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। 4 2 1 3 यानी पहला का 4 हो जाएंगे। पहला का 4 2 1 और 3, तो पहला का 4 हो जाएंगे समीप दूराभिमुख दिशा, है ना। समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसका क्या हो जाएगा समीप दूराभिमुख दिशा। इसको देखिए, इसका हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसका क्या हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, है ना। इसका 4 उसके बाद 2 आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे क्या, शिरा पदाभिमुख दिशा, शिरा पदाभिमुख दिशा। बी का क्या हो जाएगा शिरा पदाभिमुख दिशा का। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 सिर से पैर का क्रम, सिर से पैर का क्रम, ठीक है। सिर से पैर का क्रम, सीधा शिरा पदाभिमुख दिशा, यानी सिर से स्टार्ट होता है और पैर की ओर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे, सी में क्या बोला जा रहा है कि अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं, अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं। चलिए इसको देखते हैं एक बार। इसका हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। विभिन्न बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना मिलाने में सभी को। चलिए एक और है, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद दोनों एक ही दिया गया है इसमें एक है अंतर, है ना। इसमें अंतर व्यक्तित्व है और इसमें अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं, है ना। एक अंतर है एक अंतरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं, तो इसका हो जाएंगे कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में क्या हो जाएंगी भिन्न हो सकती है, ठीक है। चलिए सभी को क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बोला जा रहा है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं। संज्ञान और संवेग है जो परस्पर क्या होते हैं जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या करते हैं एक दूसरे को संज्ञान और संवेग जो प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। बोला जा रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से क्या करना है इसमें सीखना। तो इसका हो जाएगा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की
स्वीकार्यता बढ़े। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोगी होती है। यह अंतर निर्भरता में वृद्धि करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। बोला जा रहा है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएंगे, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। यह है जो रोपण कृषि है जो वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो एक विशेष विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधक की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु को, है ना, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक विशेषकर अधिक है ना, और सेवा का प्रदान करता है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रबंधन प्रतिभा भी उपलब्ध है। 33 पे आते हैं। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका अंग से बोला जा रहा है कि क्या अभिप्राय हो जाएंगे। इसका आंसर देखिए, इसका हो जाएगा नागरिकों को द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका होती है जिसमें राज्यपाल और एक सदन या 2 सदन होते हैं। प्रत्येक राज्यपाल के लिए क्या होती है, एक विधायिका जिसमें 1 सदन या 2 सदन होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि इससे पहले इसे भंग न किया जाए। अब विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें 1/3 सदस्य होते हैं जो प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। फौजीदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फौजीदारी कानून, ठीक है, इसका सही कथन चुनना करना। इस मामले के लिए सही कथन का क्या करना है, चयन करना। इसका देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में क्या किया जाता है, मामला को दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका से संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बोला जा रहा है अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश है जो पुलिस को जांच के दौरान, है ना, जांच जब की जाती है, किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, गोली मारने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन का पर विचार करना। मौलिक अधिकारों के बारे में, अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएंगे, कोड देख लेते हैं क्या क्या सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पहला है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है।
भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है, बाध्यकारी है, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है ना। निचले स्तर का दिया गया जो निर्णय है जो क्या है, अन्यायपूर्ण समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 से 39 तक। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना। एक अवतरण दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद उसको प्रश्न का उत्तर देना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। पहिएदार कुर्सी यानी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। ठीक है, वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है ना। समझ रहे हैं, यानी क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। इसमें है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद का बोल रहा है कि उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बोला जाता है कि इसके अंतर्गत धर्म, मूल भाषा, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है। इसमें क्या क्या है कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल है ना, धर्म यानी मूल, उसके बाद मूल वंश, उसके बाद लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है ना। विकलांगता अधिनियम 1995 का प्रावधान विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय है जो इसमें नहीं कर रहा। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसमें रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों या भवनों तक क्या होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। कौन सा क्रियाकलाप है जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा। इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा कि एक भूमिका निर्वाह नाटक का आयोजन करना जिसे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का इसमें क्या कर सके, अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तक कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। उसमें कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक घटना का तार्किक वर्णन किया जा सकता तथा वैध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41। आप नए राज पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। चोल विषय क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। आपका बोला जा रहा है कि शैक्षिक विषय क्या हो जाएगा, विचार क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, देखते हैं। विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना।
विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विषय विकास का क्या करना, तुलना करना। पाठ के अंत में एक स्थान पर तांग राजवंश की सूचना दी गई है, न कि सभी जगहों पर, है ना, सभी जगहों पर नहीं की गई। ऐतिहासिक विकास की तुलना करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका विचार रोचक तथ्यों से जागरूक करना होना चाहिए। रोचक तथ्यों से क्या होना चाहिए, जागरूक करना होना चाहिए। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी जो कुछ पूर्वाग्रहों का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे युक्त प्रक्रिया को क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो हो जाएंगे इसमें सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का क्या करें, इसमें करना है, आयोजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों 1, 2, 3 में सबसे उपयुक्त उपायों को चयन करना। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विषय का इसमें क्या करना है, चयन करना है। तो इसका सबसे क्या हो जाएंगे उपयुक्त 1 और 3। 1 और 3 यानी व्यक्ति अध्ययन, दृश्य सामग्री। इसका क्या हो जाएंगे, व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्री दोनों हो जाएंगे 1 और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, है ना। इसका क्या हो जाएगा, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, बोला जा रहा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन। इसमें सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त देखिए, तो विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें क्या है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए हमेशा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने में प्रोत्साहन दिया जाता है। अंक देना तथा रैंकिंग निर्धारित करना सतत मूल्यांकन का तरीका नहीं है ना। अंक देना और उसके बाद रैंकिंग को निर्धारित करना, इसका क्या है, रैंक देना, ये सतत मूल्यांकन का ये क्या है, ये परीक्षण नहीं है। ठीक है। किसी भी बच्चों को आप रैंकिंग नहीं दे सकते हैं या उसको अंक का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इतिहास आपके लिए एक सहायक होगा। इतिहास आपके लिए क्या होगा, एक सहायक होगा। इसका कूट पे आते हैं हम लोग, इसका कूट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं कार्य योजना, करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं बोला जा रहा। तो इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे 47 का उपन्यास हो जाएंगे, जो प्राथमिक स्रोत नहीं होंगे। बाकी आत्मकथाएं होंगे, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार होगा, मौखिक इतिहास होंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया, तो मनोविज्ञान का। बाकी इतिहास को हो जाएंगे, राजनीतिक विज्ञान हो जाएंगे, भूगोल हो जाएंगे, जो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित किया गया है
मनोविज्ञान को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए कि वे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बोला जाए जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्ति की स्थिति पर कोई वर्णन दिया जाता है। ठीक है, जब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान का कौन सा कथन सही वर्णन कर रहा है? चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का इसका क्या हो जाएंगे? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को क्या करता है? प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? इसमें मानव मूल्य हो जाएगा सर्वाधिक, तो इसका क्या हो जाएंगे? परस्पर आदर होंगे। इसका क्या हो जाएंगे? परस्पर आदर की भावना। जैसे मानव मूल्य सर्वाधिक क्या होंगे? कुशल दृष्टिकोण होंगे। इसका क्या होंगे? परस्पर आदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 52 पे। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? कौन सी विधि अधिक क्या हो जाएंगी? विश्वसनीय और सबसे उपयुक्त माना जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना और क्या होंगे? सूचनाओं आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि वहाँ पे सूचनाएं जो होती है सरकार द्वारा बनाई गई सूचना होती है, जबकि काउंसलरों से बात करके उपयुक्त तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है ना? तो ये नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री जो पाई आरेख द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएंगे, इसका जलाशयों का विवरण क्या हो जाएंगे? जलाशयों का विवरण देकर। ठीक है, तापमान नहीं होंगे, वायुदाब नहीं होंगे, है ना? इसके अलावा समुद्री लहरों का वितरण ये भी नहीं होंगे। इसका आंसर जलाशयों का वितरण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायता सामग्री क्या होंगे? इसमें सबसे उपयुक्त की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे? ग्लोब हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रारूप, महाद्वीप, महासागरों, विभिन्न देशों, पर्वत आदि आकृति, स्थिति, दिशा आदि को समतल कागज पर बने मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। अतः छात्रों को पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए ग्लोब सबसे उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। बोला जा रहा है 2 विषयों 1 और 2 विचार कीजिए। 1 और 2 विषय हैं, उस पर विचार करना है। लिंग समानता के बारे में चर्चा के लिए सही विषय का चयन करना है। लिंग समानता के बारे में चर्चा के लिए सही विषय, तो इसका क्या हो जाते हैं? 1 और 2 दोनों अप्रासंगिक हैं। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? अप्रासंगिक होंगे। यानी श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व,
श्रम की व्यवस्था होगी और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 पे। बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त। तो इसका हो जाएंगे स्रोत विधि। इसका क्या हो जाएंगे, स्रोत विधि हो जाएंगे, जो विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से स्रोत विधि सबसे उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 57 पे आते हैं। क्योंकि स्रोतों से ही हम लोग को किसी इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। कारखाना के बारे में बताया जा रहा है कि विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होंगे। तो इसको देखते हैं। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, मतलब वहाँ की किसी औद्योगिक कारखाने की क्या करना, यात्रा का आयोजित करना। तो क्योंकि विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष स्रोत की उपस्थिति होती है तथा यह अवलोकन का वितरण देती है, इसका पश्चात कारखाना विषय पढ़ाना क्या होगा, सबसे उचित माना जाएगा। वहाँ की स्थिति का भ्रमण कर है ना, औद्योगिक कारखाने की स्थिति का भ्रमण कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 58। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना। चलिए इसका देखते हैं। 3 सही है, 1 और 2 इसमें क्या हो जाएंगे, गलत है ना। 3 सही है और 1 और 2 गलत है। तो पहले सही पढ़ते हैं। इनमें से 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। इनमें से 1000 से अधिक क्या है, प्रार्थनाएं हैं, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, यह है जो 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, ये गलत है। इसके बाद इसकी सूचनाएं की बात करते हैं। रचना प्रकृति में की गई, ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी इनमें से 1000 से अधिक क्या है, इसमें 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। माना कि पर्वत या हवाई द्वीप जिसको बोलते हैं सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। माना कि पर्वत जो है सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। तो इसका हो जाएंगे प्रशांत महासागर। इसका क्या हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। बात करते हैं मोनोकी है ना, मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित एक सुसुप्त जिसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी है तथा प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके आधार से उसकी ऊंचाई यदि मापी जाती है तो यह दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसके आधार से इसकी ऊंचाई मानी जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर मानी जाती है। तो ये हो जाएंगे प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेख करता है। विनय पिटक अभी ग्रंथ है जो अभिलेख करता है, तो ये क्या हो जाएंगे, बौद्धों के नियम। ये क्या हो जाएंगे, बौद्धे के, क्योंकि इसमें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, त्रिपिटक। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं फिर 61 पे। पटवारियों जिसको लेखपालों बोलते हैं कि कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। पटवारियों यानी लेखापालों के कार्यकाल की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका हो जाएंगे तहसीलदार। इसका क्या हो जाएंगे, तहसीलदार के द्वारा। ठीक है, जिलाधीश नहीं होंगे, ग्राम पंचायत नहीं होंगे और पुलिस स्टेशन का SHO नहीं होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62
2 पे, महाभाषणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। महाभाषणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। महाभाषणों यानी इनका उपयोग है जो दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो भूकंपीय तरंगे की बात करते हैं। भूकंपीय तरंगे आंतरिक पर्वत एवं सतह पर चलने वाली ऊर्जा तरंग होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के जो अंदर जो होती है, मैग्मा या हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे पोताश्रय तरंगे। तो क्या बोलेंगे, पोताश्रय तरंगे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो क्या है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जो किसके द्वारा, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो, जो कब 2004 में इसको क्या किया गया था, छोड़ा गया था GSAT-3 के द्वारा। बात करते हैं GSAT-3, है ना, GSAT-3 के द्वारा कब 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से कृत्रिम उपग्रह माना जाएगा। इससे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिली है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो वायु संख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण इसमें प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका हो जाएंगे जीव मंडल। इसके क्या हो जाएंगे, जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे। बोला जा रहा है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो दक्कन पठार है जो बेसाल्ट शैलों से बना है, ठीक है, निम्नलिखित शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसको बोलते हैं वही भेदी शैल। इसको क्या बोलते हैं, वही भेदी शैल। ठीक है, क्योंकि यद्यपि इसकी कुछ चट्टानों में ग्रेनाइट भी पाया जाता है, वही भेदी आग्नेय शैल की श्रेणी में ही आता है। अगर वही भेदी चट्टान की बात करते हैं तो ये कौन सा, आग्नेय, है ना, आग्नेय, यहाँ लिख देते हैं आग्नेय शैल की श्रेणी में ही आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 बोला, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। इसका हो जाएंगे पठार में जो खनिज की प्रचुरता पाई जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें खनिज के महत्वपूर्ण भंडार होते हैं। अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक खनिज भंडार पठारी भाग में ही स्थित है। विश्व में सर्वाधिक भंडार है जो 21 में पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकतंत्र के चुनावों में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे कथन। इसका ऑप्शन देखते हैं 1 और 2, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए कथन देखते हैं। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रतिनिधित्व
जो होते हैं लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम ही बनाते हैं। सही हो जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र में। उसके बाद सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। सरकारें नियमित चुनावों के द्वारा बदल सकते हैं इसमें लोकतंत्र में। तो इसका क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही। 69 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चाराबाग का एक स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चाराबाग जो है जो एक स्थल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। बाकी लाल महल बारी है, ये हुमायूं का मकबरा है। कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुब उद दीन ऐबक 1192 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। शालीमार बाग है ना, ये भी हो जाएंगे। शालीमार बाग जो क्या है, मुगल चाहार बाग का एक क्या स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से इसका कौन सा कथन है जो सही हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो है देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी यानी बीजक में संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएंगे, कबीर। इसका क्या हो जाएंगे, कबीर। ठीक है, 72 पे आते हैं। गढ़ कटंगा के गोंड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला जा रहा है, गढ़ कटंगा गोंड राज है ना, गोंड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। यह एक समृद्ध राज था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह एक क्या था, समृद्ध राज था, गढ़ कटंगा। और उसने जंगली हाथियों को क्या किया था, पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात किया, बेच दिया, उसके बाद उससे धन कमाया। ये सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 पे। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र। एलोरा गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु का नरसिंह यानी अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। ये किस काल की कृति को माना गया है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। एलोरा की है जो एक कौन से काल हो जाएंगे, इसका हो जाएगा राष्ट्रकूट काल। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में क्या है, एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के लिए है ना। जो एलोरा की गुफाएं हैं जो 3 धर्म है, इसमें हिंदू हो जाएंगे, उसके बाद बौद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म हो जाएंगे। तीनों धर्मों से संबंधित है। यहाँ की गुफा 15 है जो राष्ट्रकूट शासन की कलाकृतियाँ से क्या है, ये संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषण कौन सी है? निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषण कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की बदला बदली का व्यापार होता है। वस्तु विनिमय पद्धति होता है जो यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का क्या करता है? अदला बदली का व्यापार करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे। निम्नलिखित स्थल कृतियों में से किसमें छात्रक शैल पाए जाते हैं? निम्नलिखित स्थल कृतियों में से किसमें है जो छात्रक शैल पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएंगे रेगिस्तान। इसका क्या हो जाएंगे? रेगिस्तान में छात्रक नुमा चट्टान का निर्माण होता है, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है? छात्रक नुमा चट्टानों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल है जो 18वीं सदी में मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां। इसका क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खां, जो 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारूक सियार द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मुर्शीद कुली खां को फारूक सियार द्वारा क्या किया गया था? वहाँ का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदार शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। निम्नलिखित का मिलान करना और सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना। एक तरफ वायुमंडल की परतें दिए गया है, वायुमंडल की परतें, एक तरफ उसकी विशेषताएं दी गई, दी गई। चलिए इसको देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। पहले 4 फिर 3 फिर 2 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया है ना। पहले 4 3 2 1 के साथ घटते क्रम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4 3 2 1। 4 3 2 और 1, लास्ट में 1 है, यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या हो जाएंगे? इसको हो जाएंगे मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है ना। मौसमी घटनाएं हैं जो क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी का, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। इसमें क्या होती है? ओजोन गैस की एक परत होती है। समताप मंडल। मध्य मंडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस पर आने पर जल जाते हैं। क्या होती है? मध्य मंडल में जो होते हैं अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड है जो इस पर आने पर क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है। लास्ट में आते हैं वायुमंडल या वायुमंडल। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। क्या है कि आयन मंडल इस परत का एक भाग माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिकित्सा संदर्भ, भारत में चिकित्सा संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका कूट देखते हैं क्या क्या सही हो जाएंगे। तो इसका हो जाएंगे 1 सही या 2 क्या हो जाएंगे? गलत। 1 सही है ऑप्शन नंबर सी, 1 सही या 2 इसमें गलत हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो ये सही हो जाएंगे। उसके बाद
वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्वसनीय सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका एक गलत हो जाएंगे, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, ये गलत है, यानी ऑप्शन एक सही है, ए सही है, अब बी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है। रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे, देखिए, जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार के ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो इसका हो जाएंगे 1856 के बाद कौन आए थे, लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की काल में की गई थी, जो बहादुर शाह जफर था जो अंतिम मुग़ल सम्राट होंगे और उनके उत्तराधिकारी सम्राट के रूप में नहीं जाने जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन अब आते हैं 81। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन का चयन करना है, तो इसका निगेटिव ढूंढना है हम लोग को। तो इसका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो इसका हो जाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। तो ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव, है ना। अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिए गए, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों और अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। ठीक है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों और अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये सही हो जाएंगे। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, ये भी सही हो जाएंगे। तो हम लोग को निगेटिव ढूंढना था, है ना, जो गांधी जी के विचारों के संबंध में जो गलत था, औपनिवेशिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 82। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद सरकार की प्रशासनिक नीतियां में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड दिया गया है इसमें। इसका कोड क्या हो जाएंगे, इसमें एक या दो, एक सही हो जाएगा, दो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक सही या दो गलत है। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो ये सही हो जाएंगे। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में क्या क्या दिया गया था, सौंप दिया गया था। तो ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद
यह तय किया गया है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार इसका क्या हो जाएंगे, सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वायोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। वायोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका हो जाएंगे श्री राजगोपालचारी। श्री राजगोपालचारी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब 1930 ईस्वी में आरंभ किए गए सबनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता श्री राजगोपालचारी के यहाँ पे लिख देते हैं तिरुचेनगोड। नाम थोड़ा सा अजीब है। तिरुचेनगोड आश्रम से चित्रापल्ली आश्रम से त्रिचिरापल्ली, ठीक है। त्रिचिरापल्ली के बेदरायन तक नामक यात्रा की, है ना। बेदरायनम ये भी लिख देते हैं बेदारयनम तक यात्रा की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए, इस आश्रम से ये त्रिचिरापल्ली से बेदारयनम तक यात्रा किए थे। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह, है ना, हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ज्योतिषराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था। ज्योतिषराव फूले गुलामगिरी जो पुस्तक था किन्हें समर्पित किया था। तो इसका हो जाएगा उन अमेरिकियों को जिन्होंने मुगलों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। 1873 में ज्योतिषराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध में अमेरिकी गुलामों के संघर्ष को वर्णन किया है। 85 पे आते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसका कथन देख लेते हैं। इसमें 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। 1 और 2 हैं जो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें गलत हो जाएंगे। यानी भारत के उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। तो इसका गलत हो जाएंगे, उनकी ओर से कार्य नहीं करते हैं। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये भी गलत हो जाएंगे। राज्य के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, नहीं, ये क्या हो जाएंगे, गलत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिससे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद है जो कैलिको के नाम से जानी जाएगी, जिसे पुर्तगाल से कहाँ ले गए थे, यूरोप ले गए। पुर्तगाल से कहाँ चले गए थे, ये यूरोप चले गए थे। तो ये हो जाएंगे सूती कपड़े। सूती कपड़े जब 15वीं शताब्दी कब हो जाएंगे, इसके बात करते हैं। 15वीं शताब्दी पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, है ना, 1502 ईस्वी में, या बोले तो 1498 में सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा। उसके बाद पुर्तगाली 1502 ईस्वी में भारत आगमन आया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में सूती कपड़ों के साथ मसालों का व्यापार करना था, जिसे उन्होंने कैलिको का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कैलिको। 87 पे आते हैं। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर
पर विषय का भार बहुत है। निम्न में से सबसे अच्छे उपवागन सुझाव दिए दीजिए जो यह समस्या का समाधान करें। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा सुझाव बताया जा रहा है जिसमें समस्या का क्या हो, इसका समाधान आसानी से हो। तो इसका हो जाएंगे ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके, है ना। ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जिसमें विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, जिसको कुपकी खनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुपकी खनन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। लद्दाखों में पाया जाने वाला यूरोपियन एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक क्या है? यूरेनियम एक उदाहरण माना जाता है। चलिए इसको देखते हैं। यूरेनियम, तो इसका क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गर्म जल के झरने गर्म डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इसका हो जाएंगे भूतापीय ऊर्जा। इसमें क्या हो जाएंगे? भूतापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। भाषा, यहाँ से भाषावान हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। भाषावान के हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 से 96। एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर उपयुक्त कथन का चयन करना। ठीक है। पदांश है ना। पदांश को पढ़े। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिचन, किंतु फिर भी कर रहा हूँ इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। कर दिया स्वीकार लेना व समर्पण। कर दिया स्वीकार लेना व समर्पण। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दे दो। क्या बोला जा रहा है कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन, मुझे क्षमा दे दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज सीधे क्या कर दो? कि मुझे हाथ में तलवार दे दो। उसके बाद क्या है कि और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। और एक हाथ में क्या? तलवार, एक हाथ में ध्वज मांग रहा है ना। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ध्वज मांग रहा है। उसके बाद सुमन अर्पित चमन अर्पित, बोला कि सुमन से अर्पित है और चमन से अर्पित है, वो खुद को अर्पित कर रहा है। नीड़ा का कनकन समर्पित, है ना। उसका नीड़ा मतलब नारी सब उसको कनकन उसको समर्पित कर रहा है। चाहता हूँ देश की धरती, वो देश की धरती के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। तुझे कुछ और भी दूँ, बोला जा रहा है कि तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ। तो एक क्या है? एक वीर भूमि मतलब एक वीर सिपाही के लिए ये बताया जा रहा है इसमें। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। माँ संबोधन के लिए किसके लिए है? तो माँ पृथ्वी के लिए हो जाएंगे, है ना। सभी को पता चल रहा है। माँ संबोधन किसके लिए? माँ का मातृभूमि के लिए हो जाएंगे, है ना। इसका किसके लिए? मातृभूमि दिया गया है, तो इसके हो जाएंगे मातृभूमि। कवि निवेदन कर रहा है कि कवि किसके लिए निवेदन कर रहा है? तो उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। कवि है जो निवेदन कर रहा है कि उनके जीवन दान को मतलब धरती माँ स्वीकार करें। ठीक है। 93 पे आता है। नीड़ का कनकन समर्पित कथन में नीड़ का आशय क्या है? नीड़ का कनकन
समर्पित कथन में नीड़ का आशय पूछा जा रहा। तो घर परिवार, इसमें इसका आप लोगों को क्या बताया है, नीड़ का, इसका देख लीजिए घर परिवार होंगे। नीड़ का आशय क्या हो जाएंगे, घर और परिवार, सबको समर्पित कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कथन में कुछ और से तत्पर क्या है, कुछ और से तत्पर पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएंगे बलिदान से भी बढ़कर हो, मतलब कुछ और भी दूँ, मतलब उसको बलिदान से भी अपने धरती माँ को देने के लिए तैयार है। 95 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि अकिंचन का अर्थ क्या होता है। अकिंचन का अर्थ क्या होता है, अति निर्धन, मतलब वो क्या है, एक तरह से अति निर्धन है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अकिंचन, देखिए कहाँ चल गया, यहाँ पे माँ तुझे ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, मतलब क्या है, बहुत ही मैं निर्धन हूँ। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 96, बलिदान शब्द से बना विशेषण। बलिदान शब्द से बना विशेषण, तो इसका हो जाएंगे बलिदानी, इसका क्या हो जाएंगे, बलिदानी। 96 हो गया, ठीक है। अब 97 से 111 तक नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर का चयन करना है विकल्प के साथ। बोला जा रहा है, एक मिनट इसको देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसमें सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु को पता कर लेना क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता होती है। बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देना चाहिए, ठीक है। 99 पे आते हैं। भोजपुरी मोना सा को सा और रा को अड़ा बोलती है ना। भोजपुरी मोना है जो सा को सा, रा को अड़ा बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है, मातृभाषा का व्याघात। मातृभाषा का इसमें क्या हो रहा है, व्याघात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। वह चाहती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों से आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण समझना, संदर्भ में व्याकरण को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप उन्हें क्या करेंगे। तो प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। प्रश्न में उस बच्चे को आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 103।
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो हो जाएगा पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। पाठ में आई कहानी को आगे की ओर बढ़वाना। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री जितना उपयोग होते देखेंगे, उतने ही लिखित भाषा के प्रति अपनी समझ सहज के रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन निहितार्थ है। बोला जा रहा है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति अपनी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन निहितार्थ है। तो इसके हो जाएगा बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, वॉल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह सहज होता है। यह एक तरह से क्या होता है? सहज होता है। क्योंकि भाषा अर्जन होता है सहज होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में यह बात लागू होती है, किंतु जहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान का अधिगम अनायास ही संभव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा उसे सीख सकने वाली परिस्थितियों में ही संभव होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि ठीक पठन हो रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि ठीक पठन हो रहा है? चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? अनुमान के साथ भाव ग्रहण। अनुमान के साथ क्या हो जाएंगे इसमें? भाव ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित इसमें करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का इसमें परिचायक क्या होता है? तो मौलिक इसमें विचार होंगे। में क्या होंगे? मौलिक विचार। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना। क्या करना? सुचिंतित इसका प्रयोग करते रहना। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से इसका क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त होंगे? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न, वैसा प्रश्न जो क्या हो? मुक्त अंत हो। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों को प्रयोग की तरफ से बच्चों को ध्यान आकर्षित करती है। पृथ्वी, वसुधा और भूमि, ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या हो रहा है? तो बोला जाता है कि हिंदी की बारीकियाँ समझना।
हिंदी की उसमें बारीकियों को समझना। चलते हैं इसमें 112 से 120 तक क्वेश्चन एक गद्यांश दिया, उसे पढ़कर क्वेश्चन को सही आंसर देना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि उत्तर भारत के संत कबीर और दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। इसमें बोला जा रहा है दोनों के माता पिता के जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने साहित्यिक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृद्धांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट माइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एलाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसे चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ है और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार बदल गए। उसके बाद उसने कहा यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहे की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची जिसे कुल्लूर कहा जाता है। कुल्लू का संग्रह तिरुकुलर उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुलर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। ठीक है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है ना, और वे सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशा है। इसमें बोला जा रहा है कि भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। भद्र पुरुषों बोला जा रहा है कि पवित्र मानव ही होना धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हो। सेकंड में बोला जा रहा है कि इसमें झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 112। यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय क्या हो जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कबीर का समय है जो 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो इसका तिरुवल्लुवर का समय इसमें क्या हो जाएंगे। तो लगभग 500 वर्ष पूर्व। इसका क्या हो जाएंगे, लगभग 500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर आता है 113। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है, तो इसका श्रेष्ठ धर्म क्या हो जाएंगे तो देखते हैं। किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न रहना। इसमें क्या हो जाएगा, किसी अन्य धर्म की आवश्यकता इसका एक और मन से पवित्र होना। इसका क्या हो जाएगा, मन से पवित्र होना। 114।
तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? तमिल किस प्रदेश की क्या है भाषा है? तो तमिलनाडु। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध किसका हो जाएगा? एलाल का तिरुवल्लुवर से था। एलाल का तिरुवल्लुवर से था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 116। तिरुवल्लुवर और कबीर के समय के साम्य के बिंदु है। तो इसका देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कुट 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 और 3 यानी जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, ठीक है। एक से छंद में कविता करना, ठीक है। जुलाहे का व्यवसाय करना, ये भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 117। नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवर ने कैसे बदले थे? तो अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर ईश्वर भक्ति का विग्रह और समास है। ईश्वर भक्ति का विग्रह और इसमें समास पूछा जा रहा, तो हो जाएंगे ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास है। ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास होंगे। क्वेश्चन नंबर 19। किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? तो इसमें झूठ को त्याग देने पर। क्वेश्चन नंबर 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इससे करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। स्नेह और जतन शब्द का क्रमशः है। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, है ना। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।